नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। चलिए पर्दे के पीछे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उन कंपनियों की बात करते हैं जिन्होंने टर्न अराउंड की स्थिति देखने को मिली, यानी कि घाटे से मुनाफे में लौटती हुई दिखी है। सबसे पहले ज्वेलरी रिटेल कंपनी ब्लू स्टोन ज्वेलरी की बात करते हैं। शेयरों में जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला, 5 दिनों में 23% तक चढ़ गया। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी के क्वार्टर 1 के नतीजे रहे यहाँ पर। और अगर आप देखें तो कंपनी को 14 करोड़ का शुद्ध प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता हुआ दिखा है, जबकि पिछले साल सेम तिमाही में कंपनी का 21 करोड़ का घाटा था। यानी कि कंपनी यहाँ पर घाटे से निकलकर मुनाफे में आ गई है। और सिर्फ मुनाफा ही नहीं बल्कि कारोबार को अगर आप देखें यहाँ पर तो और भी बहुत सारे, जैसे कि रेवेन्यू की बात करें, स्टैंड अलोन रेवेन्यू, उसमें 48% का जंप देखने को मिला है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में। यानी कि जो पिछले साल जो स्टोर्स थे और वहाँ पे अब जो है वहाँ पर उनमें से करीब 39% का जंप यहाँ पर भी देखने को मिला है, जो कि मजबूत बिक्री की स्थिति दिखाता है। एबिटा की बात करें कामकाजी मुनाफे की तो 135% का उछाल आया है। और एबिटा मार्जिन की बात करें तो 273 बेसिस पॉइंट जो है उसमें सुधार देखने को मिला है। कंपनी का कहना है कि अलग अलग बजट के ग्राहकों के लिए बेहतर डिजाइन और इनोवेशन की वजह से मांग मजबूत हुई है। खास बात यह रही है कि सोने पर कस्टम ड्यूटी 6% से बढ़कर 15% होने के बावजूद कंपनी ने एक शानदार प्रदर्शन किया है। कोटक सिक्योरिटीज का मानना है यहाँ पे, क्योंकि ब्रोकरेज की हम लोग रिपोर्ट लेकर आते हैं शो के दौरान, तो उनका ये मानना है कि ज्वेलरी सेक्टर की मांग मजबूत बनी हुई है और अगले 12 से 18 महीनों के लिए टाइटन और ब्लू स्टोन उनकी पसंदीदा कंपनियां हैं। वहीं ब्रोकरेज सिस्टमैटिक्स ने यहां पर शेयर पर खरीदारी की रेटिंग दी है। 832 रुपए के टारगेट दिए जा रहे हैं और ब्रोकरेज का अनुमान है कि कंपनी हर साल करीब 75 नए स्टोर जोड़ने की तैयारी कर रही है और FY29 तक स्टोर की जो संख्या है वो 571 तक पहुंच सकती है। वहीं आगे चलकर निवेशकों की नज़र त्योहारी सीजन, शादी के सीजन की मांग और सोने की कीमतों को लेकर देखने को मिल सकती है और ये काफ़ी ज़्यादा असर डालता हुआ दिख सकता है स्टॉक्स के ऊपर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। AI और क्लाउड कंप्यूटिंग सेक्टर की कंपनी E2E नेटवर्क्स एक बार फिर निवेशकों के रडार पर आ गई। 5 दिनों में स्टॉक जो है 23% तक चढ़ गया। वजह Q1 के शानदार नतीजे रहे। सबसे बड़ा सरप्राइज कंपनी के शुद्ध मुनाफे में रहा, जो कि आप देखिए 6.4 करोड़ से बढ़कर 6.5 करोड़ से बढ़कर सीधा 44 करोड़ के आसपास हुआ है। यानी कि मुनाफे में 575% की छलांग लगती हुई दिखी है। दरअसल कंपनी ने लगभग हर अहम वित्तीय पैमाने पर जो फाइनेंशियल पैरामीटर है उसमें एक शानदार प्रदर्शन दिखाया। ऑपरेशनल रेवेन्यू को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 95 करोड़ से बढ़कर 157 करोड़ पे आ गया, यानी 64% का जंप है। एबिटा की बात करेंगे 118 करोड़ पे आ गया, जबकि पिछले साल 58 करोड़ पे था। और देखिए इसको थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे तो आपको पता चलेगा प्रदर्शन के पीछे ऑपरेटिंग लेवरेज है यहाँ पे। यानी कि आसान भाषा में समझाऊं कि जैसे एक सिनेमा हॉल बनने के बाद सीटें बढ़ाने का खर्च नहीं लगता, लेकिन दर्शक की संख्या लगातार बढ़ती है, इससे कमाई होती रहती है। ठीक उसी तरीके से E2E नेटवर्क्स ने पिछले कुछ सालों में एनवीडिया, GPU और AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश किया था। अब जैसे जैसे इन GPU सर्वरों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, कंपनी की कमाई तेजी से बढ़ रही है, जबकि खर्च के केवल मामूली, जो अगर खर्च को देखें तो वो मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिली। और यही वजह है कि मुनाफा तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है और कंपनी की ग्रोथ जो है पिछले सिर्फ कुछ नतीजों के हिसाब से नहीं बल्कि आगे के लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक मजबूत स्थिति दिखाती है, जो कि एक्सपर्ट्स कहते हैं। यहाँ पे दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। बैंकिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर सर्विस जैसी कई सेक्टर में AI की जो दबदबा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी कंपनी को फायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ऐसा शेयर जो 5 दिनों में 42% तक चढ़ गया और इसकी वजह रही रिकॉर्ड तोड़ू फोड़ू नतीजे। यहाँ पर हम लोग बात करें गंधार ऑयल रिफाइनरी की, तो आखिरकार अगर आप देखिए स्टॉक के ऊपर क्यों टूट पड़े निवेशक, तो देखिए रिजल्ट्स की बात हुई यहाँ पर और रिजल्ट्स उम्मीद से काफ़ी बेहतर निकल के आए। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट सिर्फ एक तिमाही में 44 करोड़ से बढ़कर 179 करोड़ पर आ गया, यानी कि मुनाफे में 4 गुना की बढ़ोतरी होने को देखने को मिली। वहीं रेवेन्यू को देखेंगे आप तो 929 करोड़ से बढ़कर करीब 1591 करोड़ पर आ गया। सबसे बड़ी बात, एबिटा 65 करोड़ से बढ़कर 249 करोड़ पर आ गया। एबिटा मार्जिन में भी लगभग डबल होता हुआ दिखा। अगर आप ओवरऑल कंसोलिडेटेड नतीजों को भी देखेंगे ना तो नेट प्रॉफिट में आपको पता है कितना बड़ा जंप देखने को मिलेगा। सोचिए 689% की छलांग लगाता हुआ दिखा है। यहाँ पर EPS बढ़ता हुआ दिखा है और कंपनी ने निवेशकों के लिए 2 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अब सवाल है कि इतनी शानदार कमाई आखिर हुई कैसे। कंपनी के मुताबिक बेहतर सोर्सिंग, मजबूत इन्वेंट्री मैनेजमेंट और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स में एक बड़ा योगदान दिया। दिलचस्प बात यह है कि ये जो प्रदर्शन तब आया जब क्रूड ऑयल की कीमतें और पश्चिम एशिया में जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है उसके बावजूद कंपनी ने एक बेहतरीन प्रदर्शन करके यहाँ पर दिखाया है।
तो अगर और एक और चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है वो लगभग डेट फ्री है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो वो इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव मान रहे हैं, भविष्य की तस्वीर को लेकर वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारी यहाँ पे कोई भी सलाह नहीं दी जा रही है, ये जो खबरें निकल के आ रही है वही हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। इस हफ्ते एक ऐसा शेयर जो निवेशकों के रडार पर आया, 5 दिनों में करीब करीब 21% चढ़ गया। इस स्टॉक का नाम है यहाँ पे हुतामाकी इंडिया। अगर आप यहाँ पर देखें तो कई लोग इस टेक्सटाइल कंपनी को यहाँ पर टेक्सटाइल के तौर पर देखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो स्टॉक है मुख्य रूप से पैकेजिंग और यहाँ पे सॉल्यूशंस जो है, पैकेजिंग के जो सॉल्यूशंस होती है उसमें कारोबार से जुड़ी हुई है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखें, दरअसल कंपनी ने जनवरी दिसंबर के नतीजों, क्योंकि ये जो कंपनी होती है ना ये बेसिकली सालाना आधार पर कैलेंडर ईयर के हिसाब से फॉलो करती है, तो इसलिए क्वार्टर 2 के इनके नतीजे आए और वो जो नतीजे थे वो बहुत शानदार थे। मुनाफा 75% तक बढ़ता हुआ दिखा। यहाँ पे प्रति शेयर कमाई जो है, ईपीएस जो है, आप देखिए 3 रुपये 30 पैसे से बढ़कर सीधा 5 रुपये 80 पैसे पे पहुंच गया। कंपनी की आय में 22% तक का जंप देखने को मिला और यानी कि कंपनी का जो कारोबार है वो रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैनेजमेंट का ये साफ तौर पे कहना है कि मजबूत बिक्री, ज़्यादा ऑर्डर, बढ़ती मांग की वजह से जो प्रदर्शन है वो आता हुआ दिखा है। इसके अलावा कंपनी ने कच्चे माल की जो यहाँ पर जो है लागत है बड़ी है, उसका जो है ग्राहकों को पास ऑन किया है, जिससे मार्जिन पर ज़्यादा दबाव नहीं आया यहाँ पे। अब बाजार की नज़र इस बात पे रहेगी कि आने वाले तिमाहियों पर नतीजे कैसे आते हैं, क्योंकि जब भी कोई कंपनी टर्न अराउंड करती है तो अच्छे मुनाफे देती है, तो ये हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, जो कंसिस्टेंसी होती है वो बनी रहनी चाहिए। अब हम लोग एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात कर लेते हैं। 5 दिनों में शेयर 6.72% तक चढ़ गया। वजह रही कंपनी के मजबूत क्वार्टर 1 के नतीजे। लेकिन निवेशकों के लिए असली कहानी सिर्फ एक तिमाही के अच्छे नतीजों की नहीं है, बल्कि कंपनी की जो तेजी है वो बढ़ती हुई क्षमता जो है, जो जिस तरीके से क्षमता बढ़ रही है उसको लेकर, उससे होने वाली कमाई पर नजर रहनी चाहिए आपकी। अब नतीजों पर नजर डालते हैं। यहाँ पर कंपनी की ऑपरेशनल रेवेन्यू देखें तो 63% बढ़ के 1107 करोड़ पे पहुंच गया। एबिटा को देखेंगे 64% बढ़ता हुआ दिखा है। अगर आप मुनाफा देखेंगे तो 38% का जंप आता हुआ दिखा है यहाँ पे। इन आंकड़ों के पीछे की वजह क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और आप ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो बिजनेस है वो बिजली उत्पादन, बिजली प्रोडक्शन पर आधारित है। कंपनी सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स लगाती है और फिर उसे पैदा होने वाली जो बिजली होती है उसको बेच के कमाई करती है। इसलिए इस बिजनेस में सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी कि कंपनी कितनी बिजली पैदा कर सकती है। अच्छी बात यह है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की ऑपरेशन क्षमता जो है वो 57% तक बढ़ गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नई क्षमता है वो सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि बिजली उत्पादन के तौर पर दिख रही है यहाँ पे। इसी वजह से कंपनी की जो बिजली उत्पादन 65% बढ़ी है, जिसका सीधा असर रेवेन्यू और मुनाफे पर देखने को मिल रहा है। और अगर आप थोड़ा और आसान भाषा में समझेंगे तो नए सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स लगाए थे जो कंपनी ने, अब वो चालू हो चुके हैं, कमाई करना शुरू कर चुके हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो है बेहतर नतीजे देखने को आपको मिल रहे हैं। अब देखते हैं ये जो ट्रेंड है ये किस तरीके से आगे भी जारी रहता हुआ देख सकता है। यहाँ पर देश के सबसे बड़े निजी बैंक में से एक एचडीएफसी बैंक एक बार फिर सुर्खियों में आ गया और इस बार वजह है बैंक के तिमाही नतीजे नहीं, बल्कि अमेरिका में शुरू हुई कानूनी जांच। उससे पहले अगर आप शेयर की बात करें, चाल देखें तो 737 रुपये यानी 52 वीक लो के आसपास चलता हुआ दिखा। अमेरिका की 3 प्रमुख शेयर धारक लॉ फर्म है एचडीएफसी बैंक के खिलाफ संभावित यूएस फेडरल सिक्योरिटी लॉ के उल्लंघन की जांच शुरू उन्होंने कर दी है। तीनों फर्मों ने अलग अलग नोटिस भेजा है यहाँ पर और कहा है कि ये जो जांच वो कर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने इस पर क्लैरिटी दी है। अब क्या एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पर निवेशकों को कोई भ्रामक जानकारी दी, यहाँ पर ऐसी क्या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई जिससे यहाँ पर जांच का मामला निकल के आया है। देखिए वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखें जो सामने जानकारी निकल के आ रही है, एचडीएफसी बैंक के भीतर कथित अनियमित भुगतान, जो इरेगुलर पेमेंट्स हैं और साथ में कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे जो हैं उसके ऊपर चर्चा हुई थी। इन्हीं खबरों के आधार पर अमेरिकी कानूनी फर्म ने इस पर जांच कर रही है और कई बैंक जो है निवेशकों के सामने पूरी तरीके से जानकारी में चूक गए। यहाँ पे साफ तौर पर देखिए, क्योंकि जानकारी देंगे तभी तो क्लैरिटी मिलेगी, अगर जानकारी देंगे नहीं तो फिर इस तरह की स्थितियाँ दिखेंगी। ये समझना यहाँ पर ज़रूरी है कि एचडीएफसी बैंक के एडीआर जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होते हैं, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो लिस्ट होता हुआ दिखी है यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि बैंक को सिर्फ भारतीय नियमों के हिसाब से नहीं बल्कि अमेरिकी सिक्योरिटीज़ कानून के तहत भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखनी और खुलासा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ के नियम होते हैं। अगर आप यहाँ पे नियम आपको करने तो सेबी के हिसाब से करेंगे और वहाँ पर अमेरिका नियम के हिसाब से करेंगे। फिलहाल ये जो पूरा मामला है जांच का विषय है यहाँ पर और किसी भी एजेंसी ने अभी तक एचडीएफसी बैंक को दोषी नहीं ठहराया, केवल तथ्य और खुलासों की समीक्षा की जा रही है कि क्या सच है और क्या झूठ है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब अच्छे नतीजों की तो बात हो गई, अब मुनाफे से घाटे आई कंपनी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक, मल्टीबैगर क्यों करे, क्योंकि लिस्टिंग में बड़ा शानदार रिस्पांस मिला था स्टॉक के अंदर। पीएसयू स्टॉक है, अब अचानक से टूटता हुआ देखा। हम लोग बात कर रहे हैं भारत कुकिंग कोल की, बीसीसीएल की।
अगर आप यहाँ पे देखें तो नतीजों को अगर आप देखें तो 68 करोड़ का घाटा दर्ज किया है कंपनी ने, जबकि पिछले साल 177 करोड़ का मुनाफा था, यानी कि कंपनी सीधे मुनाफे से घाटे में पहुंच गई है। कंपनी की आय रेवेन्यू में अगर हिसाब से देखें तो 4% घटती हुई दिखी है। सबसे बड़ा झटका ऑपरेटिंग स्तर पर देखने को मिला। पिछले साल जहां कंपनी का एबिटा 191 करोड़ के मुनाफे में था, इस बार 64 करोड़ के घाटे में आ गया। इससे भी साफ होता है कि लागत पर दबाव बढ़ रही है। अब बात अगर आप बिजनेस की करें तो कंपनी का ऑफटेक यानी जो बिक्री है, जो सेल्स है, वो घट गई है, यानी कि कोयले की मांग और सेल्स दोनों की तरफ से कमजोरी देखने को यहाँ पर मिल रही है। हालांकि एक पॉजिटिव बात जरूर है कि जो प्रति टन कोयले पर जो कीमत है वो बेहतर मिलती हुई दिख रही है, लेकिन लागत और जो बिक्री है वो कमजोरी साफ तौर पर दिख रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जनवरी 2026 में कंपनी जो थी 23 रुपये के आईपीओ प्राइस के आसपास आई थी और लिस्टिंग जो हुई थी वो 96% प्रीमियम 45 रुपीज़ के आसपास हुई थी। बहुत सारे निवेशक प्रॉफिट बुकिंग भी कर चुके हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और आप देखिए कंपनी का एक बयान और स्टॉक बुरी तरीके से क्रैश हो गया। 4 महीने के निचले स्तर पे ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक बंधन बैंक आकर खड़ा हो गया है। 2 दिनों में आप देखिए 20% तक की गिरावट आई। आखिर ऐसा क्या हुआ? बाजार के नतीजों को देखें तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा ऐसा सेटबैक था नहीं। अगर आप जून तिमाही के रिजल्ट्स को देखें तो अनुमान से बेहतर रहे थे। असली झटका मैनेजमेंट की गाइडेंस कट का यहाँ पर देखने को मिला। अगर आप बंधन बैंक की बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट यानी कि जो ROA है वो जो है कंपनी की तरफ से टारगेट घटा दिया गया। जहाँ पहले FY27 के लिए रिटर्न ऑन एसेट 1.6% से लेकर 1.8% रहने की उम्मीद थी, वहां से उसको घटा के 1.2% से लेकर 1.4% कर दिया गया है। निवेशकों के लिए सीधा मतलब है कि बैंक भविष्य में अपने एसेट से पहले जितना मुनाफा कमाने की उम्मीद कर रहे थे अब उतना मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। मैनेजमेंट का साफ तौर पे कहना है कि डिपॉजिट जुटाने की जो लागत है वो बढ़ रही है, जिस वजह से आने वाले समय में बैंक के मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा बैंक ने कुछ और जोखिमों की भी बात करी है, जिसमें बढ़ते डिपॉजिट कॉस्ट, वैश्विक अनिश्चितता, कमजोर मानसून का जोखिम और टेक्नोलॉजी पर बढ़ता खर्च जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, उन्होंने होल्ड की सलाह दी है, 225 के टारगेट दिए और साथ में JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 175 के टारगेट दे रहे हैं यहाँ पे, और साफ तौर पर जिसमें एक लिमिटेड जो है अपसाइड दिख रहा है और बहुत सारे ब्रोकरेज तो नीचे डाउन साइड के भी यहाँ पर जो है वो आंकड़े दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप शुक्रवार को एक स्टॉक की बात करें यहाँ पर जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स, तो आप ये देखेंगे 80% तक ये स्टॉक गिर गया। अब आप कहेंगे 80% तक कैसे गिर गया भाई, निवेशक क्या घबरा गए इस तरह की चीज़ों को देख के? तो मैं आपको बताऊं कि कंपनी के बिजनेस में कोई बड़ी समस्या नहीं आई, बल्कि गिरावट की जो वजह है वो स्टॉक स्प्लिट की वजह देखने को मिली है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 1:5 के रेशो में जो है स्टॉक स्प्लिट कराया है यहाँ पे, यानी कि अगर आपके पास पहले जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल के 1 शेयर थे, अब आपको 5 शेयर मिल जाएंगे यहाँ पर। ये जो होता है बेसिकली एडजस्टमेंट होता है यहाँ पे, और यही कारण है कि जो शेयर का जो भाव है वो आपको देखने को मिलेगा 1576 से घटकर 315 के आसपास आता हुआ दिखा है। महत्वपूर्ण बात यही है कि कुल निवेश की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मकसद साफ तौर पर यही होता है कि छोटे निवेशकों के लिए ज़्यादा किफ़ायती बनाना और लिक्विडिटी बढ़ाना है। अब बात करते हैं हालिया लिस्टिंग कंपनी की। यहाँ पर कोयला खनन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की कंपनी कैलिबर माइनिंग लॉजिस्टिक के जो अगर आप शेयर की बात करेंगे तो एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे कंपनी की होती हुई दिखी। शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर 424 के इशू प्राइस के मुकाबले 504 पर लिस्ट होता हुआ दिखा, यानी कि निवेशकों को पहले ही दिन 19% के लिस्टिंग गेन मिलते हुए दिखे। और आखिरी में अगर आप ये चीज़ समझे कि जो शेयर बंद हुआ पूरे दिन भर के बाद 500 रुपये के आसपास बंद होता हुआ दिखा, यानी कि टोटल अगर आप देखें तो 18% के इशू प्राइस से ऊपर जो है प्रदर्शन कंपनी करती हुई दिखी है। अब IPO को आप ये समझिए कि ग्रे मार्केट में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा था यहाँ पे। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखें जिस तरीके की रिटर्न की संभावना थी वो उससे थोड़ा कम रहा, लेकिन फिर भी एक स्थिति जो है काफ़ी बेहतर देखने को मिली। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ लिस्टिंग गेन की कहानी है या कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। तो IPO से पहले जो ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस थे उन्होंने इस IPO को लेकर काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया अपना पेश किया था और उन्हें लिस्टिंग गेन के साथ लंबी अवधि के लिए निवेश को लेकर सब्सक्राइब करने की सलाह दी गई थी। कंपनी की बात करें तो कैलिबर माइनिंग लॉजिस्टिक्स की स्थापना 2014 में हुई थी। कंपनी कोल एक्सट्रैक्शन यानी कोल को निकालने वाले, खनन करने वाले और कोल लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काम करती है। कंपनी सिर्फ कोयला निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि ओवरबर्डन रिमूवल, कोयला लोडिंग, अनलोडिंग, सड़क परिवहन और रेल लॉजिस्टिक्स जैसी सर्विसेज पर भी सर्विस जो है वहाँ पर कंपनी देती है, यानी कि इंटीग्रेटेड माइनिंग लॉजिस्टिक प्लेयर कंपनी है यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इस साल के सबसे चर्चित IPO में से एक SBI फंड मैनेजमेंट की इस हफ्ते शेयर बाजार में एंट्री हुई, लेकिन जिस धमाकेदार लिस्टिंग की उम्मीद थी वैसा देखने को नहीं मिला। कमज़ोर बाजार माहौल के बीच में कंपनी का जो शेयर है वो 613 रुपये
NSE पर और 610 रुपये BSE पर लिस्ट हुआ, यानी कि निवेशकों को इशू प्राइस के मुकाबले 6 से 7% के लिस्टिंग गेन मिले। दिलचस्प बात यह है कि लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में शेयर का जो प्रीमियम है वो 97 चल रहा था और इसके आधार पर बाजार को उम्मीद थी कि शेयर जो है वो 670 के आसपास लिस्ट हो सकता है, लेकिन वास्तविक लिस्टिंग उम्मीदों से काफ़ी कमज़ोर रही। हालांकि ये सिर्फ लिस्टिंग देखकर इस कंपनी का आकलन करना सही नहीं होगा। ब्रोकरेज हाउस MK का मानना ये है कि SBI फंड मैनेजमेंट जो है उसकी असली कहानी अब शुरू हुई है। ब्रोकरेज ने यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी और 750 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि SBI का मजबूत ब्रांड, देश भर में फैला इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति दिखाता है, ग्राहकों में अच्छी पकड़ है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है यहाँ पे। इसके अलावा कंपनी की इक्विटी और जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ रही है यहाँ पे। आमतौर पर इन सेगमेंट में मार्जिन ज़्यादा होता है, जिससे आने वाले समय में कंपनी की कमाई और बेहतर हो सकती है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी के AUM यानी कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है और मुनाफे में लगातार मजबूत ग्रोथ देखने को मिलेगी। FY 26 से लेकर 29 के बीच में कंपनी का EBITDA करीब 17% कैगर की दर से बढ़ सकता है। सबसे बड़ा ट्रिगर भारत में तेजी से बढ़ता म्यूचुअल फंड निवेश, SIP निवेश रिकॉर्ड स्तर पर है और हर साल लाखों नए निवेशक म्यूचुअल फंड से जुड़ रहे हैं और इस ट्रेंड का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिल सकता है तो वो SBI फंड मैनेजमेंट ही है, जो कि ब्रोकरेज की तरफ से कहा जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में JP पावर के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली इस हफ्ते। अगर आप देखें Q1 के नतीजे जो थे उनमें उनके बाद ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली और एक कारोबारी सेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक 8% तक चढ़ गया, 18 रुपये के पार निकल गया। कंपनी ने इस तिमाही में मुनाफे और कमाई दोनों के लिए एक अच्छी बढ़त दर्ज कराई है और इसी वजह से बाजार में कंपनी के शेयरों को लेकर पॉजिटिव मूड माहौल देखने को मिल रहा है। नतीजों को देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 69% बढ़कर करीब 469 करोड़ पर आ गया। वहीं कंपनी की ऑपरेशन से आय भी करीब 12% बढ़कर 1776 करोड़ पर रही। कंपनी के खर्च में कुल बढ़ोतरी जो जरूर हुई है यहाँ पे, लेकिन बेहतर ऑपरेशन और मजबूत परफॉर्मेंस की वजह से मुनाफे में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। मजबूत तिमाही नतीजों ने, अगर आप नतीजों के हिसाब से देखें तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता हुआ दिखा है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से देखें, यहाँ पर पिछले 6 महीने में शेयर 17% रिटर्न दिया है। वहीं मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अच्छे नतीजों से शेयर फिलहाल उससे सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। यूनिवेस्ट की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में JP पावर के शेयरों में जो चाल है उस पर निवेशकों की नज़र रहनी चाहिए। जब अडानी पावर जो है उन्होंने कंपनी में स्ट्रेटेजिक निवेश के तौर पर यहाँ पे वो उनसे जुड़ी चुकी है, तो मार्केट के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि किस तरीके से यहाँ पे पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है, कर्ज को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, अपने थर्मल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में कैपेसिटी बढ़ाने या फिर ऑपरेशन बेहतर करने के लिए क्या नई योजनाएं कंपनी लाती है। इसके अलावा कंपनी के परफॉर्मेंस पर मानसून के दौरान हाइड्रो पावर प्रोडक्शन का भी असर रहेगा। साथ ही कंपनी से जुड़े पुराने कॉर्पोरेट और जो रेगुलेटरी मामले हैं उसके सोल्यूशन कितनी जल्दी आते हुए दिखते हैं, इस पर भी नज़र रहनी चाहिए और निवेशकों की नज़र तमाम फैक्टर्स पर रहेगी और हम लोग आपको लगातार इसकी जानकारी देते रहेंगे यहाँ पर। तो ये ओवरऑल शो था, उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।